तो हेलो माय होम साइंस लर्नर, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बता दिया था। यानी मैंने आपको मूफा क्या होता है, पूफा क्या होता है, ये आपको बता दिया था। तो अब देखते हैं वसा का वर्गीकरण। तो ये जो वसा का वर्गीकरण है, इसको ना जब प्रोटीन के साथ में मिला के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको कभी भूलेगा भी नहीं। तो जो साधारण वसा होती है, संयुक्त वसा होती है, व्युत्पन्न वसा होती है। जिस प्रकार से वो साधारण प्रोटीन थी, संयुक्त प्रोटीन थी और व्युत्पन्न प्रोटीन थी। तो साधारण प्रोटीन किससे बन रही थी, वो आपका अमीनो एसिड से मिल रही थी। उसी प्रकार से जो साधारण वसा होती है, ये आपका ग्लिसरॉल का एक और फैटी एसिड के 3 अणु जब आपस में मिलते हैं तब आपकी साधारण वसा बनती है। उसी प्रकार चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो ये जो आपकी साधारण वसा होती है, इस वसा कैसे बनती है, ग्लिसरॉल का एक और वसी अम्ल के 3 अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो वसा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जो आपका प्रोटीन था वो अमीनो एसिड से मिलकर बन रहा था। केवल अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, साधारण प्रोटीन बनती है। और इसमें जब ग्लिसरॉल का एक अणु और वसी अम्ल के 3 अणु आपस में मिलते हैं तो आपका साधारण वसा बनता है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आपका तेल आता है और वसा आती है। जितने भी तेल होते हैं और जितने भी वसाएं होती हैं ये आपका साधारण वसा में आती हैं। उसके बाद में देखते हैं संयुक्त वसा। तो संयुक्त वसा, तो जो संयुक्त प्रोटीन थी वो आपका प्रोटीन प्लस अन्य को मिलाकर बन रहा था। उसी प्रकार से जब वसी अम्ल के साथ अन्य कार्बनिक पदार्थ, जैसे आपका हो गया आपका प्रोटीन हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद में आपके मिनरल्स हो गए, तो जब आपस में मिलते हैं अन्य कार्बनिक पदार्थ और जो होते हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो संयुक्त वसा का निर्माण करते हैं। इसको संयुक्त वसा भी बोल देते हैं और इसको संयुग्मित वसा भी बोलते हैं। इसके साथ इसको संयोजक वसा भी बोलते हैं, क्योंकि आपस में मिलकर बनना है। तो इसको संयुक्त वसा, संयुग्मित वसा और संयोजक वसा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आता है, फास्फोलिपिड। जब फास्फोरस के साथ में वसा मिले तो फास्फोलिपिड्स बन गया। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स, जब कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा मिले तो ग्लाइकोलिपिड्स बन गया। उसके बाद में आया सल्फोलिपिड्स, जब सल्फर के साथ में वसा मिले तो सल्फोलिपिड्स बन गया। उसके बाद में हुआ आपका लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन आपका कैसे बना, जब प्रोटीन के साथ में वसा मिली तो लाइपोप्रोटीन हो गया। तो इसमें लाइपोप्रोटीन के विषय में एक बात याद रखिएगा कि रक्त में जो भी फैट होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए ये लाइपोप्रोटीन आपकी सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे रक्त में फैट मौजूद होता है उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य लाइपोप्रोटीन करता है। तो अब देखते हैं ये LDL, VLDL, SDL क्या है। तो बहुत सारे पेपर्स में ये आपका LDL क्या होता है, VLDL क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, कौन सा इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पहले समझते हैं LDL। इसकी फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद आया आपका VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद आपका SDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो आपका LDL होता है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है LDL। उसके बाद VLDL जो हुआ आपका, ये आपका बहुत ज़्यादा बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। उसके बाद में आया आपका SDL। SDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो LDL हो गया आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, VLDL हो गया आपका वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल और SDL हो गया आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं व्युत्पन्न वसा। तो जब आपने व्युत्पन्न प्रोटीन पढ़ा था तो उसमें क्या था कि सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन पर जब ताप दाब से क्रिया की जा रही थी तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हो रही थी, तो वो उसे ही व्युत्पन्न प्रोटीन बोला गया था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। जब जो सरल और संयुक्त वसा होती है उस पर ताप से दाब से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जब उस पर क्रियाएँ की जाती है, जिससे उसमें जल अपघटन होता है। जल अपघटन यानी जल की उपस्थिति में कोई जटिल पदार्थ सरल में टूट रहा हो। तो जल अपघटन द्वारा जब नया कोई पदार्थ बनता है तो इस नए पदार्थ को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, व्युत्पन्न वसा बोलते हैं। किसके माध्यम से, जब सरल व संयुक्त वसा पर ताप से दाब से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जल अपघटन कराया जा रहा हो, यानी जल की उपस्थिति में जटिल पदार्थ को सरल में तोड़ा जा रहा हो, तो उससे एक नया पदार्थ बनता है। इस नए पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न वसा बोलते हैं।
जैसे जैसे हो गया आपका वसी अम्ल हो गया और आपका स्ट्रॉल हो गया। स्ट्रॉल के अंतर्गत दो आते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है अर्गोस्ट्रॉल। तो जो आपका आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये प्राणिज स्रोतों के माध्यम से अधिक प्राप्त होता है। अब प्राणिज स्रोत कौन से हैं? जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब जितने भी मांसाहारी चीज़ें हैं, मांसाहारी पदार्थ हो, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल की प्राप्ति होती है। उसके बाद अर्गोस्ट्रॉल जितने भी वनस्पति जगह से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, उससे उससे उसमें से अर्गोस्ट्रॉल की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं वसा के कार्य। तो वसा क्या करती है? वसा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन में सहायता करती है। सबसे पहला तो वसा का कार्य यही है कि ऊर्जा उत्पादन में सहायता करती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है और सर्वाधिक तेजी से जब पूछे तो सर्वाधिक तेजी से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। वहीं जो आपका वसा होता है, भले ही वसा से मात्रा में पूछे तो मात्रा में इससे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। कैसे? जैसे 1 ग्राम वसा से जो है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। भले उससे कम किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, लेकिन उससे इंस्टेंट यानी तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे आपने ग्लूकोज पिया, तुरंत ऊर्जा मिली। लेकिन और जो ये वसा होती है, इसका शरीर में जो अवशोषण होने का समय होता है उसमें अधिक समय इसका जो वसा होता है, वसा का जो शरीर में अवशोषित होने की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी होती है। इस वजह से इससे जो है धीमी मात्रा में धीरे 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 करके ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं जो आपका तेजी से ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपके कोलेस्ट्रॉल से वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। उसके साथ साथ ये कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। तो हमारे शरीर में जैसे कुछ कोमल अंग होते हैं, उन कोमल अंगों के चारों ओर ये एक पतली झिल्ली सा बना देता है, जिसमें वो कोमल अंग हमारे शरीर के कोमल अंग सुरक्षित बने रहते हैं। उसके साथ साथ शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। शरीर में ऊर्जा के संग्रह में सहायता करता है, यानी कि ऊर्जा का भंडारण करने का कार्य करता है। देखिए, जो वसा होती है जब शरीर में जाती है तो वह अतिरिक्त मात्रा में एकत्रित हो जाती है। तो जब आप कभी उपवास होते हैं या व्रत की स्थिति में होती हैं तो जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है ये इसी जो एकत्रित हुई वसा होती है उसी से धीरे धीरे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस ऊर्जा को खत्म करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि मान लीजिए खाते रहिए और बैठे रहिए और वही ऊर्जा एकत्रित होती रहे तो वो ऊर्जा कब फैट बन जाती है, कब कोलेस्ट्रॉल बन जाती है, कब रोगों का कारण बन जाती है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। तो ये ऊर्जा का संग्रह करने में सहायता करती है, यानी कि ऊर्जा का भंडारण करती है। ठीक है, उसके साथ साथ वसा में आवश्यक वसीय अम्ल जितने भी होते हैं, वसा में जितने भी आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं वो कोशिका झिल्ली और ऊतकों के निर्माण में सहायता करती हैं। जो कोशिका की झिल्ली होती है और ऊतक जो बनते हैं उसमें भी वसा के आवश्यक जो वसीय अम्ल होते हैं वो उनका निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ साथ ये प्रोटीन की बचत करती है। प्रोटीन की बचत कैसे करती है? क्योंकि पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति हुई, दूसरे नंबर से वसा से ऊर्जा की प्राप्ति हुई। जब किसी भी व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं मिल रहा होगा तो उसको ऊर्जा के लिए प्रोटीन को खर्च करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटीन का कार्य ऊर्जा देना होता नहीं है, तो जिसकी वजह से शरीर में कीटोन बॉडी बनने लगेगी और व्यक्ति बहुत ही भयंकर स्थिति में आ जाएगा। इस वजह से प्रोटीन की बचत करने में भी ये वसा आपकी सहायता करती है। इसके साथ में ADE जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको घोलने में सहायता करती है। आपको पता है कि BC जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वही जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के जो वसा में ही घुलते हैं। ठीक है, उसके बाद भोजन में स्वाद और सुगंध में भी सहायता करती है। जो भोजन का स्वाद होता है और भोजन का जो सुगंध होता है वो वसा के कारण होता है। जो वसा होता है वो वसीय कोशिकाओं में हमारे शरीर में होती है। वसीय कोशिकाओं में फैट के रूप में जमा हो जाता है। ये कोशिकाएं जब मिलकर एडिपोस ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ये एडिपोस ऊतक का निर्माण कैसे करती हैं कि वसीय कोशिकाएं होती हैं, उन पर जब क्या होता है, उन पर धीरे धीरे वसा जमती रहती है। वसा जमती है तो वो जो है वो वसा जमती रहती है, वसीय अम्ल आपस में जमते रहते हैं, तो ये एडिपोस ऊतक का निर्माण कर देती है। यह एडिपोस ऊतक जो होता है जितनी भी संग्रहित वसा होती है उसके माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, सहारा देती है, शरीर को गर्मी प्रदान करती है, हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो हार्मोन्स जो कि चयापचय की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ साथ शरीर को सुंदर बनाए रखने में और आकर्षण बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? आपकी एडिपोस ऊतक बनते कैसे हैं?
जो आपकी ये कोशिकाएं होती हैं, वसी कोशिकाएं जो होती हैं, वसी कोशिकाएं मिलकर आपके एडिपोज ऊतक का निर्माण करती हैं। और एडिपोज ऊतक जो होते हैं वो जो वसा को संग्रहित कर लेते हैं, उन पर जो वसा संग्रहित होती है उन्हीं उसी संग्रहित वसा के माध्यम से ही वह आंतरिक अंगों को सहारा देते हैं, शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे होते हैं उनको गर्मी कम लगती है, और जो लोग पतले होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। इसका कारण ये एडिपोज ऊतक ही है। एडिपोज ऊतक संग्रहित वसा के माध्यम से शरीर को गर्मी भी देते हैं और शरीर को ठंड से बचाने का कार्य भी करते हैं। उसके बाद में देखते हैं वसा की कमी का प्रभाव। तो जब वसा की कमी होती है तो सामान्यतः वृद्धि रुक जाती है। उसके साथ में सबसे मेन है आपका ये फाइटोडर्मा एक चर्म रोग, त्वचा संबंधित रोग है। इसमें त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, उस पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और उन दानों से खून भी आने लगता है। तो ये फाइटोडर्मा ऐसा तो कोहनी जो होती है आपकी कोहनी पर और संपूर्ण त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकलने, चकत्ते बनने लगते हैं। उन्हीं चकत्तों पे दाने निकलते हैं और उनमें से खून भी आने लगता है। उसके साथ साथ जो त्वचा होती है वो सूखी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, वह चमकहीन भी हो जाती है। वसा की अधिकता, शरीर में जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा हो जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है क्योंकि यही जो वसा होती है वो शरीर की धमनियों में जमने लगती है और धमनियों को ब्लॉक करने लगती है। और इससे सबसे पहले क्या होता है, फिर सबसे पहले व्यक्ति मोटापे का शिकार होता है। जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मात्रा में मोटा हो जा रहा है, मान लीजिए आप तेल घी ये सब खा रहे हैं और जो है उस हिसाब से खर्च नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति पहले मोटापे का शिकार होगा। उसके बाद यही मोटापा आपका हृदय रोगों में बदल जाएगा। हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जिसमें आपके धमनियां जो है ब्लॉक हो जाएंगी, धमनियां ब्लॉक होंगी, तो जिसकी वजह से हृदय संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। और मोटापे की वजह से ही जो आपका पता है कि जो आपका जो डायबिटीज़ होता है वो आपका होता है टाइप 1 और टाइप 2। इसमें जो आपका 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को जो डायबिटीज़ देखने को मिलता है, मधुमेह देखने मिलता है, उसका ज़्यादातर कारण मोटापा होता है। तो वसा की अधिकता होगी तो मोटापा होएगा, हृदय संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। हृदय संबंधी रोगों में आपका आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है, वसा जो है धमनियों में जमने लगती है, उनको ब्लॉक करने लगती है और ये जो हार्ट अटैक का भी कारण बनती है, क्योंकि जब धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो रक्त का रिसाव शरीर में सही प्रकार से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी देखने को मिलता है। हृदय संबंधी विभिन्न रोग होते हैं और साथ साथ इसमें मोटापा जब शरीर में बढ़ता है तो उसमें 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को ज़्यादातर मधुमेह की शिकायतें देखने को मिलती है, यानी मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज वसा का वर्गीकरण देखा। इसमें आपने साधारण वसा को देखा, संयुक्त वसा को देखा, व्युत्पन्न वसा को। साधारण वसा कहती थी या एक ग्लिसरॉल का एक अणु और वसी अम्ल के 3 अणु आपस में मिल रहे हैं तो साधारण वसा बनी। संयुक्त वसा वसी अम्ल के साथ अन्य कार्बनिक पदार्थ आकर जुड़ गए तो संयुक्त वसा बनी। और व्युत्पन्न वसा सरल वसा और संयुक्त वसा पर जब ताप दाब से प्रक्रियाएं हुई तो नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई तो आपका व्युत्पन्न वसा बनी। उसके बाद आपने देखा वसा के कार्य, ऊर्जा उत्पादन में, कोमल अंगों की सुरक्षा में, शरीर के ताप को नियंत्रित करने, ऊर्जा के संग्रहण में और उसके साथ कोशिका झिल्ली ऊतकों के निर्माण में, प्रोटीन की बचत में, ADEK को घुलनशील करने में, जितने भी विटामिन होते हैं, भोजन को सुगंध और स्वाद प्रदान करने में। उसके साथ में एडिपोज ऊतक का निर्माण होता है वसी कोशिकाओं के माध्यम से और ये जो है संग्रहित वसा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं। उसके बाद में वसा की कमी का जो भी कमी के माध्यम से कमी से जो भी शरीर पर दुष्परिणाम देखने को मिले वो मैंने आपको बताया। वसा की अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको यहाँ वसा का आज पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।